डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष के एमएचडी 3 यानी कि प्रश्न पत्र 2 उपन्यास एवं कहानी के अंतर्गत विभाग 6 की पंचम इकाई सिक्का बदल गया की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी के उद्देश्यों पर नज़र डाल देते हैं। सिक्का बदल गया कहानी में अभिव्यक्त विभाजन की त्रासदी और अपनी ज़मीन से उखड़े लोगों के दर्द को समझ सकेंगे। देश विभाजन से टूटते मानवीय मूल्यों और संवेदनहीनता के कारण भड़की सांप्रदायिकता और उसके परिणामों की विभीषिका से परिचित हो सकेंगे। विभाजन से इंसान के बीच पैदा हुए अलगाव की यंत्रणा का विवेचन कर सकेंगे। अपनी जमीन और अपने लोगों से बिछड़ने के दर्द को महसूस कर सकेंगे। कृष्णा सोबती। आइए अब हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रतिष्ठित कहानीकार तथा उपन्यासकार है कृष्णा सोबती। इनकी सिक्का बदल गया कहानी आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। इस इकाई के अगले हिस्से में जो भी उनकी विचारणीय कहानी है सिक्का बदल गया का भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी 1948 में रची गई थी। इस कहानी में लेखिका ने 1948 में घटी देश विभाजन की ऐतिहासिक लेकिन मानवीय स्तर पर अत्यंत विदारक घटना को अपनी कहानी का आधार बनाया है। जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय क्या परिस्थितियां बनी थी, किस तरह से लोगों पर बीती थी, जो भी दर्द था उनका अपनों से बिछड़ने का, अपनी जो पृष्ठभूमि है उससे बिछड़ने का जो दर्द है वह उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विभाजन के समय अपना देश घर बार छोड़कर जाने की मानवीय पीड़ा का मार्मिक चित्र कृष्णा सोबती ने यहाँ पर खींचा है। विभाजन के समय राजनीतिक सामाजिक पहलुओं से हटकर मानवीय पहलुओं तथा अपने से बिछड़ने के दर्द से जुड़ी संवेदना को कहानी में वाणी दी गई है। जैसे कि हम नई कहानी पढ़ रहे हैं, ये नई कहानी में जो नई कहानियाँ जो हुआ करती थी वह यथार्थ से जुड़ी हुई होती है, मानव की समस्याओं से जुड़ी हुई होती थी, अपनी पीड़ाओं से जुड़ी हुई होती थी। तो इस तरह से ये जो कहानी है यह भी एक मानवीय मन की पीड़ा जो है, दर्द जो है उसका प्रदर्शन करती है। विभाजन पर लिखी गई इस कहानी में विभाजन पर आधारित कृष्णा सोबती की इस प्रसिद्ध कहानी जो है सिक्का बदल गया है। विभाजन पर आधारित अन्य इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, अज्ञे की शरणदाता, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, इसी प्रकार की कहानियां, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, मंटो को खोल दो इत्यादि भारत विभाजन पर कई कहानियां लिखी गई। इन कहानियों की विशेषता यह है कि कहानियां बड़ी ही मार्मिकता से इस तथ्य को उजागर करती है कि भारत विभाजन की राजनीति से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन तब भी भारत जब विभाजन हुआ भारत का, तो सांप्रदायिक हिंसा के शिकार सबसे अधिक यहाँ के आम आदमी हुए। उन्हें न केवल अपना घर गांव रिश्तों को छोड़ना पड़ा, बल्कि अपने साथ के लोगों द्वारा ही अपने माँ बाप भाई बहनों की मारकाट, घर हिंसा और बलात्कार को भी देखना पड़ा। ऐसे दृश्य हम आप जो है कई फिल्मों में भी देख चुके हैं कि किस तरह के दर्दनाक दृश्य हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो उस वक्त जो उस समय की जनता थी उस पर क्या बीती होगी इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। हर तरफ लूट आगजनी, ये सारी जो है हत्या, स्त्रियों से बलात्कार का मंजर था। उन्हें ऐसे हालात से गुजरना पड़ा कि इंसानियत
और मनुष्यता से उनका विश्वास उठ गया। सिक्का बदल गया कहानी खत्म होती है। इंसानियत मनुष्य के असहाय पड़ जाने की कहानी है। मनुष्य जो है वह बहुत ही लाचार बन जाता है। जो मुख्य पात्र है शाहनी को इस तरह से लाचार और जो इंसानियत खत्म हो रही है उसके सामने लाचार हमें दिखाया गया है। तो यह कहानी 1948 ईस्वी सन में प्रतीक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध और अच्छी कहानियों में याद की जाती है। कृष्णा सोबती का संक्षिप्त जीवन परिचय हम अब प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी सन को पंजाब के गुजरात जनपद जो अब पाकिस्तान में है और मृत्यु 25 जनवरी 2018 ईस्वी सन दिल्ली में हुई। भारत विभाजन के पहले इनकी पढ़ाई लाहौर में और विभाजन के बाद शिमला तथा दिल्ली में हुई। कुछ समय बाद नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना सारा जीवन लिखने में ही लगा देने का फैसला किया। वे 1944 से एकाग्रचित्त होकर लेखन कार्य में लग गई थी। उनके कृतित्व परिचय की यदि हम बात करें तो कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। उन्होंने मुख्य रूप से उपन्यास, कहानी और संस्मरण रिधा में रचनाएं लिखी। इनके उपन्यासों की यदि हम बात करें तो उनमें मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, डार से बिछड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। संस्मरण की यदि हम बात करें तो हम हशमत भाग 1, 2 और 3 प्रकाशित हुए। 2012 में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। यह अपने समकालीन साहित्यकारों पर आधारित उनका प्रसिद्ध संस्मरण है। सोबती एक सोबती वेद संवाद उनके अन्य चर्चित संस्मरण है। पुरस्कार में उन्हें शला का सम्मान, मैथिली शरण गुप्त साहित्य कला परिषद पुरस्कार प्राप्त हुए। कथा चूड़ामणि सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान इत्यादि पुरस्कारों के साथ उन्हें साहित्य अकादमी की सदस्य होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017 का साइलेंट अच्छा साइलेंट अच्छा okay. स्टार्ट करूं? इन्हें 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कहानीकार के रूप में भी यह प्रसिद्ध रही। कृष्णा सोबती जी की पहली कहानी लामा है जो 1944 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी जो बादलों के घेरे में नामक कहानी संग्रह में संकलित है। विषय वस्तु के आधार पर कृष्णा सोबती की कहानियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, विभाजन पर आधारित कहानियाँ। दूसरा, ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियाँ। तीसरा, स्त्री पुरुष के संबंधों पर आधारित कहानियाँ। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु पर यदि नज़र डालें, जिस तरह से हम किसी भी कहानी की अगर तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो 6 बिंदुओं पर हम उस कहानी का विश्लेषण करते हैं। 6 बिंदुओं के आधार पर ये 6 बिंदु जो है, पहला जो है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कौन कौन से चरित्र है, पात्र है कहानी में, फिर कथा वस्तु क्या है कहानी की,
संवाद कैसे है कहानी के, और वातावरण किस समय जो है कहानी लिखी गई थी, वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ का जो देश काल है वह कैसा था। तो भाषा शैली और उद्देश्य, जो कहानी लिखी गई उसका उद्देश्य क्या है, तो इन सारे 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी कहानी का जो है विश्लेषण करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु पर यदि हम नज़र डालें तो सिक्का बदल गया कहानी जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। जैसे कि हमने पहले बताया, सिक्का बदल गया कहानी की नायिका शाहनी रोज की तरह आज भी चिनाब नदी के तड़के नहाते समय सोचती है कि आज भी नदी की लहरें, सूरज की किरणें, हवा और खेत के पेड़ पौधे रोज की तरह ही है, लेकिन चारों ओर की नीरवता और खामोशी माहौल को बड़ा भयानक बना रही है। अपने डर को कम करने के लिए भूत में जाकर वह दिन को याद करने लगती है, जब वह 50 साल पहले इस गांव की हवेली में दुल्हन बनकर उतरी थी। वह अपने मन में सोचती है कि तब और आज की उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ गया है। तब उसके बड़े रसूख और धन दौलत वाले शाहजी और पढ़ा लिखा जवान विवाहित लड़का था, और आज वह मीलों फैले खेत और बड़ी ऊंची हवेली में अपने असमियों के बीच अकेली रह रही है। वह विभाजन के बाद फैले दंगे फसाद, आगजनी और मार काट को नहाने के दौरान न केवल एहसास करती है, बल्कि स्वयं को नितांत अकेली और असहाय भी पाती है। वह भीतर ही भीतर डर रही है। अपने भीतर के भय को कम करने के लिए वह अपने पालित बेटे शेरा और उसकी पत्नी हुसैना को नहाकर लौटते समय बुलाती है। शेरा उसे मारने के लिए गड़ासा पास में रखकर बैठा है। शाहनी के बुलाने पर वह डर कर हिल जाता है और गड़ासा छुपा देता है। गुस्से से अपनी पत्नी हुसैना को गाली देकर बुलाता है। शाहनी अपने संदेह को दूर करने के लिए शेरा से पूछती है कि रात को कुल्लूवाल में के जाट यहाँ आए थे क्या? शेरा साफ झूठ बोल जाता है कि नहीं आए थे, जबकि शेरा उनसे मिलकर यह वादा कर चुका है कि वह शाहनी को मार डालेगा और धन संपत्ति आपस में बांट लेगा। किंतु बूढ़ी शाहनी को देखकर शेरा अपने वे बुरे दिन याद आते हैं शेरा को, जब उसकी माँ जैना मर जाती है। तब शाहनी ही उसे अपने बेटे जैसा प्यार देती कर पालती है। रूठ जाने और न खाने पर शाहनी ही हाथ में दूध का कटोरा थामे उसे दूध पिलाती है और उसे अपनी ममता देती है। शाहनी के उपकारों तले दबा शेरा जब शाहनी की निर्बल बूढ़ी काया और उस पर मंडराते खतरे को देखता है तो उसे हवेली तक छोड़ आने को मजबूर हो जाता है। लेकिन आसपास के गांव में फैली आगजनी और हत्या की बात वह शाहनी के पूछने पर भी नहीं बताता, और नहीं शाहनी उससे पूछती है। आने वाले खतरे के बारे में वह आगाह नहीं करता उसे। तो नहाकर आने के बाद शाहनी हवेली की ड्योढ़ी पर बैठे बैठे सांझ कर देती है। हवेली खुली है और उसे लग रहा है जैसे उसका अधिकार आज किसी पर नहीं है, स्वयं पर भी नहीं। भूखी प्यासी एकदम अकेली बैठी शाहनी को जब रसूली बुलाता है और कहता है कि ट्रकें आ गई, तो उसे होश आता है कि गांव छोड़ने का वक्त आ गया। गांव की स्त्रियां आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती है, शाहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सारा गांव, सारे आसामी, गांव के मुल्ला, पटवारी, थानेदार और उसका पाला पोसा बेटा शेरा सब खड़े हैं उसे विदाई देने के लिए। रोकने वाला हाथ आज एक भी नहीं है। शाहनी कभी गांव भर की मालकिन थी, लेकिन आज वह एकदम अकेली, कोई भी उसका अपना नहीं। सब यह मान बैठे हैं कि रब नु यही मंजूर था, इसीलिए उसे अपना घर, गांव, खेत, खलिहान, अपने लोगों को छोड़कर जाना ही होगा। शाहनी के कदम घर से बाहर जाने के लिए उठ ही नहीं रहे हैं। वह हवेली की ड्योढ़ी तक आती तो है, लेकिन उसे लांघ नहीं पाती। वह 50 साल से इस घर में रह रही थी। पति शाह और बेटे के मर जाने के बाद भी अकेली उसने इसकी रक्षा की, हवेली की रक्षा की। थानेदार दाऊद खां भी जब शाहनी को असहाय और निर्जीव अवस्था में देखते हैं तो उसे निकाल बाहर करने वाले हाथ रुक जाते हैं। उससे
जो मुंह है उससे बोल नहीं निकल पाते। उसे शाहनी का वह समय याद आता है जब शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। उसका एक समय था, रुतबा था, इज्जत थी, मीलों फैले खेत उसके थे, वह गांव भर की मालकिन थी। इसके बाद भी शाहनी इतनी सरल और विनयी थी कि वह सबको अपने प्यार और दुलार से बांध लेती थी। वह थानेदार दाऊद की मंगेतर को कनफुल मुंह दिखाई में देती है, उसको बहू जैसा प्यार देती है। वह मस्जिद बनाने और लीग के लिए भी चंदे देती है। उसने कभी धन दौलत का घमंड नहीं किया, सबको प्यार से अपनाया। लेकिन आज उसी शाहनी की हालत यह है कि उसका कोई अपना नहीं है। थानेदार दाऊद को शाहनी पर दया आ जाती है। वह शाहनी को बुरे वक्त के लिए सोना, चांदी, नकदी ले जाने के लिए सलाह देता है। शाहनी कहती है कि बच्चा, सोना चांदी सब तुम लोगों के लिए, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है, और इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूँगी? मतलब ये सबसे बुरा वक्त है। अब इस प्रकार शेरा शाहनी को जल्द से जल्द ट्रक में बैठा देना चाहता है। थानेदार से बातचीत के दौरान देर होते देख शाहनी के पास थानेदार से कहता है कि देर हो रही है। इससे शाहनी चौंक जाती है, उसे और भी आघात लगता है। वह रोने रोने को हो जाती है। आंसू उससे संभल नहीं पाते, लेकिन फिर वह संभल कर अपने को सांत्वना देती कहती है कि वह जिस घर में रानी की तरह रही, वहाँ से वह रो रो कर नहीं बल्कि शान और मान से देहरी लांघेगी। वह दुपट्टे से सिर ढांक आंसू भरे आंखों से हवेली को अंतिम बार देखती है। दोनों हाथ जोड़कर हवेली को प्रणाम करती है। यही उसका उस अमानत से अंतिम दर्शन था जिसे उसके पति और बेटे के मरने के बाद भी संभाल कर रखा था। उसका बहुत मन करता है कि वह पूरी हवेली को एक बार फिर से घूमकर देख ले, लेकिन वह अपने कमज़ोर दिल को संभालती है और ट्रक पर बैठकर चल देती है। गांव भर के लोग खड़े रह जाते हैं। गांव के मुल्ला गांव भर के लिए आशीष मांगने आते हैं, तो आशीष भी शाहनी जो है उन्हें आशीर्वाद देती है कि सबको रब जो है सलामत रखे, खुशियाँ बख्शे। अंततः शेरा का दिल भी पिघल जाता है। वह भी पाँव छूने आता है तो शाहनी आशीर्वाद देती है और कहती है कि ओ चांद तेरे भाग जागे, और ट्रक चल देती है। रात को शाहनी कैंप में पहुंचकर जब जमीन पर लेटती है और आसपास के खेतों और गांव में बरसते खून को देखती है तो विवश हो स्वीकारती है कि राज पलटा भी खा गया और सिक्का भी बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी का विश्लेषण इस प्रकार हम अब दूसरे जो बिंदु पर आते हैं कि विश्लेषण कर रहे हैं हम इस कहानी का कि किस तरह से इस कहानी में इंसान न होकर जो है भारत विभाजन के समय काफिर बन जाता है। लोग धर्म के आधार पर बट जाते हैं। मानवता, दयालुता की जगह इंसानियत, हैवानियत चढ़ जाती है। माँ, बहन, परिवार, पड़ोस का रिश्ता भुलाकर इंसान हिंदू और मुसलमान में बट जाते हैं। इस अलगाव का ही परिणाम है कि सानी जो है जिस अनाथ बच्चे को माँ का प्यार दुलार पाल पोस कर बड़ा करती है, वही कुल्लू वाले जाटों के साथ मिलकर वही बेटा जो है बूढ़ी निर्बल अकेली शाहनी को मार डालने का वादा करता है। वह इधर बीच इतना निर्दयी और कातिल बन जाता है कि उसने 30-40 हिंदू लोगों का कत्ल वह कर देता है, और वह एहसान, एक हिंदू स्त्री का एहसान भी भूल जाता है। तो इस तरह से इस कहानी की जो मुख्य संवेदना यही है कि इंसानियत जो है भारत विभाजन के समय जो है इंसानियत मर जा रही थी। स्त्री शाहनी को भी मारने के लिए जो है अपनी माँ के समान शाहनी को भी मारने के लिए वह तैयार हो जाता है। शाहनी जब उसे आवाज़ देती है तो उसे मारने न मारने के द्वंद्व के बीच फंसा शेरा को ज़बरदस्त गुस्सा आता है। शाहनी के उपकारों तले दबा शेरा उसे मारने के लिए गलत तर्क देता है कि हमारे ही भाई बंदों को लेकर शाहनी जो है बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आती है और गड़ासे की याद भी हो जाती है, लेकिन फिर शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर जाती है। जो शाहनी है, शाहनी के प्रति फिर से उसका जो प्यार है वह जाग जाता है।
शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे शेरे उठ पी ले। इसके बाद उसे स्वयं पर आश्चर्य होता है कि वह कैसे उसे मारने की सोच बैठा, कैसे उसकी धन दौलत हड़पने के द्वंद्व में फंस गया, किस तरह से वह इस प्रकार शाहनी को मारने की सोच बैठा। तो यह जो है विभाजन ने उसे इतना असंवेदनशील बना दिया है कि वह चाहता है कि शाहनी जल्द से जल्द हवेली छोड़कर ट्रक में बैठकर चली जाए। इधर शाहनी सुबह से ही बदली बदली स्थितियों को महसूस करती है, लेकिन वह उसे अब भी परिस्थितियों का जो है यकीन नहीं होता शाहनी को कि परिस्थितियाँ इतनी बदल गई है। 50 साल पहले जो परिस्थिति थी वह जितनी खुश थी, आज वह जो है परिस्थितियाँ जो है बदल गई है। तो इस तरह से शाहनी जो है उसे अपना गांव, घर, खेत खलियान, हवेली सब कुछ जिससे वह प्रेम करती थी, उसका जीवन जिसमें रचा बसा था, उसे छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। तो यह उसे विश्वास नहीं होता, सिक्का बदल गया है ऐसा वह कहती है। जिनकी वह कल मालकिन हुआ करती थी, आज वे सब यहाँ के मालिक है, वहाँ की क्यों नहीं रही, मतलब जो मालकिन है वही बेगानी हो गई, उसका अब यहाँ पर कुछ नहीं रहा। उसे अब भी विश्वास न था कि उसे अब घर गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। अकेली निस्सहाय और बूढ़ी हो चुकी शाहनी को लोग नहीं जाने देंगे, यह उसे विश्वास था। स्वयं जब पाठक जब कहानी पढ़ता है तो उसे भी यह लगता है कि उसके जो गांव वाले हैं उसे रोक लेंगे, अंतिम जब वह जाने लगेगी तो शेरा उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसे कोई भी नहीं रोकता। तो यह भी जो है बुरी स्थितियों से इतना द्रवित पाठक हो जाता है, वह स्वयं भी सोचने लगता है कि काश शाहनी को लोग शेरा रोक लेते, उसे जाने न देते। इस तरह से इंसानियत पर जो है भरोसा जो है उठ जाता है। लेकिन यही इस कहानी की मजबूती को बताता है कि शाहनी को जाना पड़ता है, लेकिन कृष्णा जी शाहनी के दम पर ही इंसानियत को भी बचाए रखती है। अब शाहनी की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, फिर भी वह सद्भावना और प्रेम का दामन नहीं छोड़ती है। स्वयं दाऊद खां को ही नहीं बल्कि गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को भी वह निर्जीव सी शाहनी को देखकर दया आती है। वे सब शाहनी के बारे में चिंतित है। उसका चिंतित होना असल में शाहनी की अच्छाइयों और अच्छे व्यक्ति के जीवन में अकारण आए बुरे दिनों के बारे में सोचना है। दाऊद खां बताता है कि शाहनी का एक समय था जब दरिया के किनारे खेमे लग जाते थे। अकूट धन संपत्ति की मालकिन भी हुआ करती थी। अनाथ मुसलमान बच्चे शेरा को भी उसने बेटे के जैसा पाला था और उसकी पत्नी को भी अपने बहू की तरह ही रखा था। तो अब इसीलिए उसके आसामी गांव के लोग ही उसके परिवार वाले थे। वह न केवल सभी धर्म के व्यक्तियों को अपना मानती थी, बल्कि मजहबी पार्टियों को और हर मजहब के कामों में आर्थिक सहयोग भी देती थी, चंदा भी देती थी। और इस तरह से दयालु सरल स्वभाव ऐसी स्त्री थी, जहाँ रहती वहाँ के लोगों को लोग उसके अपने हो जाते थे। उसके लिए पैसा जो है सोना चांदी कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए जब अपने घर से निकलना पड़ता है उसे, वह सोचती है कि वह क्या ले जाए। अंततः वह अपने सबसे बुरे दिनों में भी वह अपने लिए कुछ भी लेने से इनकार कर देती है। सारी धन दौलत को वह उन लोगों के लिए छोड़ देती है जिनके बीच वह जीवन महसूस करती थी। वह कहती है कि सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। यह वाक्य शाहनी को अपने समूचे परिवेश और लोगों के गहन प्रेम को बताता है। यदि वह जमीन नहीं, वे लोग नहीं जिनके लिए वह जीती थी, तो फिर जीवन में क्या है? किसके लिए वह सोना चांदी नकदी ले जाए? यह कहकर स्वयं शाहनी जो है जीवन जीने का अर्थ बतलाती है। शाहनी बहुत ही स्वाभिमानी मालकिन की तरह जी कड़ाकर हवेली को अंतिम प्रणाम कर हाथ जोड़ती है और ट्रक में बैठने के लिए चल पड़ती है। ट्रक में बैठकर अनजान भारत देश की ओर शाहनी का चल निकलना विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमान लोगों द्वारा भोगी हुई विपदा को बताता है।
जिसमें अपने लोग पराये ही नहीं बल्कि लुटेरे और हत्यारे भी बन जाते हैं। शाहनी के माध्यम से कृष्णा सोबती यह बताती है कि शाहनी जिसने किसी का बुरा नहीं किया, उस बूढ़ी कमज़ोर विधवा स्त्री को भी शेरा ही नहीं बल्कि गांव का कोई भी व्यक्ति, उसका एक भी आसामी उसकी मदद के लिए या उसे रोकने के लिए या पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। वे लोग जिनकी उसने ताउम्र मदद की, अपना बेटा बहू माना, घर परिवार जैसा प्रेम दिया, दुलार दिया, वे लोग भी हिंदुस्तान जाती ट्रक में जल्द से जल्द उसे बिठा देना चाहते थे। क्या वह सचमुच में लाचार बेबस थे या सबके मन में लोभ या अलगाव भर गया था? जाति शाहनी को देखकर गांव भर के लोगों के गले में जैसे धुआं उठ रहा हो। सब रो रहे हैं, सब मान भी रहे कि शाहनी के मन में हम लोगों के लिए जरा भी मेल नहीं है। फिर भी वे मिलकर जो है बूढ़ी कमज़ोर शाहनी को रोक नहीं पाते। यह त्रासदी है इस कहानी की और शाहनी की भी। यह ऐसी त्रासदी या दुखद घटना है जो पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शाहनी जैसे नेक इंसान को ऐसा दिन न देखना पड़े। कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण की यदि हम बात करें तो केंद्रीय पात्र जो है वह शाहनी है। शाहनी के अतिरिक्त कहानी में शेरा और थानेदार दाऊद खां महत्वपूर्ण पात्र है। गौण पात्रों में शेरा की पत्नी हुसैना, बेगू पटवारी, मस्जिद के मुल्ला इस्माइल और अन्य पात्रों में गांव के छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें हैं। यह पात्र न केवल कहानी के विकास में अपितु शाहनी के चरित्र निर्माण में भी बहुत अधिक सहायक बनते हैं। इन पात्रों के सहारे लेखिका ने कथा का ऐसा ताना बाना बुना है कि पूरे गांव के लोग कथा के पात्र लगते हैं। इस कहानी में शाहनी का चरित्र अविस्मरणीय है। गांव में फैले खेत खलिहान उसके अपने हैं, लेकिन उसमें अमीरी या जमींदारी की कहीं घमंड नहीं है। कहानी में जितने भी पात्र आए हैं उन सब में जो है उससे न तो किसी को सताया है न किसी से वैर किया है। सबके दिलों पर राज किया है, प्रेम से सबके दिलों को जीता है। दाऊद खां जब अकड़कर शाहनी को घर से निकाल बाहर करने के लिए आता है तो उसे शाहनी का अच्छा समय और अपने साथ किए गए अच्छे व्यवहार की याद आ जाती है। शाहनी एक ऐसी मालकिन के रूप में गांव भर के सामने आती है जो सचमुच सबके सुख दुख में शरीक होती है और उसकी मददगार के रूप में सामने आती है। तो इस तरह से जो है शाहनी का जो पात्र है इस कहानी में बहुत ही प्रमुख पात्र है, बहुत ही मूल्यवान पात्र है, जो हमें हमारी जो संस्कृति है उसकी याद दिलाते हैं, हमारे संस्कारों की याद दिलाते हैं। भारत विभाजन के समय जो है इसी इंसान की ज़रूरत थी। तो इस तरह से मित्रों आज की जो इकाई है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से आज हमने सिक्का बदल गया इस कहानी के तत्वों, कहानी के जो 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु और पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, देशकाल या वातावरण, इस सभी पर हम आगे बात करेंगे। हमने अब तक जो है 2 तत्व है, कथा वस्तु और पात्र और चरित्र चित्रण, इन 2 तत्वों पर बात की। आगे के तत्वों पर हम अगली कक्षा में बात आगे बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वाध्यायः